हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला, अच्छे से पढ़ेंगे तभी यूपी टेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका बाल मनोविज्ञान होता है वह गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं होती हैं उनका उसमें अध्ययन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर है। कुहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कुहल वर्ग के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं तो वह हो जाएगा नैतिक विकास के चरण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है कि छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नील फ्लेमिंग ने दिया था। जो अधिगम का वार्क मॉडल है वह नील फ्लेमिंग ने दिया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आदत का विकास होता है या जो आदत विकसित होती है वह जन्म से ही बच्चों में आदत विकसित होती है, तो यहाँ पे जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का संबंध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बोध से। प्रेरणा का संबंध यहाँ पे उपलब्धि से है, उसी तरीके से जो अधिगम होता है अधिगम का संबंध बोध से होता है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो अधिगम को प्रभावित करेगा उसमें बुद्धिमत्ता आ जाएगा, अभिप्रेरणा आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा, लेकिन जो शरीर का द्रव्यमान है वह इसमें यहाँ पे उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है, वह अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा, तो ये वाला राइट आंसर है। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए दिया गया सीखने की जो परिघटना है उसमें यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, तो उसमें अधिगमकर्ता होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, आंतरिक अवस्था होनी चाहिए, यह तीन तो सबसे ज़रूरी हैं। शिक्षक नहीं होगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रभावी अधिगम मतलब अच्छे से आप कब सीखेंगे, जब कोई भी विद्यार्थी या जब कोई छात्र है सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है, सक्रिय रूप से भागीदारी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, तो उसमें देखेंगे दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे अभ्यास का सिद्धांत दिया गया है, तो यह अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। बाकी आपका छोटे छोटे यहाँ पे दिया गया है पदों का सिद्धांत, तो यह अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, यह भी आपका है। पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया, यह भी है। इसके अलावा स्वगति का सिद्धांत होता है, स्वपरीक्षण का भी सिद्धांत होता है, तो इसमें फर्स्ट वाला नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ से अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषता है, तो अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभिभावक कथन हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है।
अगला, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सस्वर अधिगम द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मित्र की। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्षैतिज और लंब रूप दोनों में। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला है, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी है, कोई भी विकलांग विद्यार्थी है, अगर उसका समावेशन करना है तो कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैर भेदभाव। गैर भेदभाव बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो छोटे शिक्षार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनमें पठन कठिनाई नहीं होती है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टर्मैन द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय था वह सर्वप्रथम टर्मैन द्वारा प्रयुक्त किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके बाद देखेंगे 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन आए थे, जो कि औपचारिक रूप से जो बुद्धि का मापन था उसको सफल प्रयास उसके लिए किए थे। अगला, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शारीरिक विकास हो जाएगा। देखिए दिया क्या है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो उसमें शारीरिक विकास ही आता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे जो वृद्धि और विकास है उसमें जो चरण होते हैं उसमें पहले शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंगीकरण हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन में निम्नांकित में से किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह वुडवर्थ ने कहा था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्यवहार में परिमार्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल, तो इसको अनुकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अच्छा शिक्षण है, अच्छे शिक्षण की विशेषता में जनतांत्रिक होता है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे स्वेच्छाचारी नहीं होगा। तो ए वाला राइट आंसर है। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 7 सॉल्व पेपर रहेगा। और बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। इस बुक में विषय सूची मिल जाएगी। विषय सूची में देखेंगे 10 साल के आपके सॉल्व पेपर दिए गए हैं, 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट को काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक में दिया गया है। आंसर शीट है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ इस बुक में दिया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की जो यूपी टेट एग्जाम की बुक है, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी बुक स्टोर पर बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर पाएंगे। चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट आता है, उसी के साथ साथ देखेंगे स्टडी गाइड बुक आती हैं और सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, तो इनको लेकर तैयारी काफ़ी अच्छी कर पाए। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से वाइगोत्स्की थे, लेवाइगोत्स्की थे। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। शैशव काल का समय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 0 से लेकर 2 वर्ष होता है, या जो आपका जन्म से लेकर के 2 वर्ष का समय होता है वही शैशव काल होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अभिवृत्ति संप्रत्यय दिया गया है। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय में सब आ जाएंगे, संज्ञान परक हो गया, संवेगात्मक हो गया, क्रिया परक हो गया, ये सभी आ जाएंगे। तो डी वाला राइट आंसर है।
अगला देखेंगे आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो आंख का रंग होता है उसको प्रभावित करने वाला कारक आनुवांशिकता होता है, आनुवांशिकता हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और यूपी टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने किया था, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण है। उद्दीपक यहाँ पे सामान्यीकरण होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।